नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं समीर के ब्लॉग्स का है और इसका टाइटल है पाकिस्तानी स्कूल टीचर हु विजिटेड इंडिया शेयरिंग एक्सपीरियंस। तो पाकिस्तान के कोई स्कूल टीचर हैं जो भारत आए थे और अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भारत में आकर उन्होंने क्या देखा। चले भाई, इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखते हैं। मेरे साथ जो है सर इस वक्त हैं अब्दुल गफूर नाजिश साहब और ये जो है स्कूल टीचर हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। जी, मैंने जो है 1986 में जामिया कराची से जो है एमएससी किया ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। उसके साथ साथ मैं प्राइवेट स्कूल अपना चलाता था और अब जो है रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, क्योंकि मैंने माशाल्लाह स्कूल को मोंटेसरी नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक लेके गया था। उसके बाद मैंने उसको जो है हायर सेकेंडरी स्कूल करवाना था, लेकिन मेरी यहाँ से शिफ्टिंग हो गई उस इलाके से, तो मैं फिर जो है स्कूल से रिटायर हो गया। अब वो स्कूल अब भी चल रहा है, लेकिन वो मेरा पार्टनर जो है सईद शेख चला रहा है। तो सर जैसे कि इंडिया का टूर कर चुके हैं अब, ये तो थोड़ा सा हम इनसे जर्नी भी का भी बारे में जानना चाहेंगे। तो जी सर, तो बताइएगा अपना थोड़ा सा हमें सफ़र का बताइए कि किस तरह स्टार्ट हुआ। हमारा सफ़र जो है, पहले तो हमने सबसे पहले यहाँ से वीज़ा अप्लाई किया तो हमें वीज़े मिले। फिर हमने जो है तकरीबन 7 हमारे दोस्त थे, वो लेके हम लोग जो है लाहौर पहुँचे। लाहौर में हमने जो है कुछ थोड़ा वक्त 2-3 घंटे गुजारे होंगे स्टेशन पे। उसके बाद जो है फिर ट्रेन आ गई हमारी जाने के लिए इंडिया, समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, समझौता। जी उस वक्त जी, समझौता चल रही थी। जी चल रही आप थी। कब गए थे, कितना टाइम पहले? बस ये 7-8 साल पहले गए थे। 7-8 साल पहले, हाँ तब। तो फिर जो है सब बैठ गए उसे। फिर हम जो है अटारी गए। अटारी वाघा से होते हुए अटारी गए। अटारी पे उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो है यहाँ उतर जाएंगे और यहाँ से आप जो है अब दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ उतर गए। वहाँ सुबह रात को यहाँ से चली थी 4-4:30 बजे ट्रेन चली शाम में लाहौर से। तो वहाँ हम सुबह जो है फजर के बाद वहाँ पहुँच गए। सुबह का नाश्ता हमने जाके अटारी पर किया। अटारी में जो है वो, नाश्ता याद है क्या किया? हाँ नाश्ता याद है। नाश्ता मुझे उस वक्त जो है, जैसे हम यहाँ हलवा पूरी कहते हैं, तो वहाँ जो है भटूरा एक जो चीज़ थी सुबह हलवे के साथ, और वो दे रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पत्तों के अंदर जो है ना वो दे रहे थे तरकारी। अच्छा। हाँ, और हलवा भी पत्ते के अंदर रख के दे रहे थे और साथ में भटूरा दे रहे थे। वो भटूरा हमने खाया, हमें बढ़िया जो है टेस्टी लगा। उसके बाद फिर ट्रेन के चलने का टाइम हो गया तो हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब पहुँचे तो माशाल्लाह वहाँ तो देख के जो है दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह वहाँ की रौनकें। और वहाँ सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से जाके हमने जब वहाँ तो लेने के लिए आ गए, वो जो लोकल गाड़ी होती हैं जो टैक्सियाँ वगैरह, वो हमें लेके चले गए। तो हम जो है दिल्ली के इलाके में कसाबपुरा एक इलाका है, जिनके हमने जो है हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें जो है स्पॉन्सर किया था। तो हम वहाँ गए। वहाँ बड़ा खुशगवार माहौल था, यानी सुबह सब लोग जो है बच्चे बूढ़े जवान औरतें सब बेदार होते हैं और माशाल्लाह दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं। नमाज के बाद जो है फिर सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो वहाँ मुझे याद आया कि दिल्ली में सुबह लोग कहने लगे यार वो एक बड़े में जो है बड़ी ज़बरदस्त निहारी लगाते हैं। वो निहारी जो है तार वाली निहारी कहलाती। अच्छा। हमने कहा तार वाली निहारी कहलाती? कहने हाँ तुम देखना उसे, वहाँ इतनी लंबी लाइन लगती है, अपना बर्तन लेके जाओ और उसमें डलवा के लाओ। भाई वहाँ बैठ के खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, बस वहाँ से लो और घर आके लो। और रोटी वाला जो है तंदूर वाला वो रोटी लगाता है, वो वहाँ से रोटी ले लो। हमने कहा ठीक है। वहाँ हम लोग लाइन में लग गए। हमारे माशाल्लाह 7 आदमी थे, तो हमने जो है 3-4 नारी पकड़ ली और जात में जिनके घर में रह रहे थे उनको भी सबको मिलाया साथ में। तो भरपूर जो है नाश्ता किया माशाल्लाह। वो निहारी आज तक मुझे याद है। उस निहारी जो टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि वो टेस्ट मैं आज तक नहीं भूलता। हमें कहीं ऐसी निहारी नहीं मिली जो वो बाबा बनाया करते थे। और कहते थे बेटा मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आता हूँ, सुबह 7 बजे आता हूँ, 9-9:30 बजे मैं घर चले आता हूँ, अपने मुकद्दर की रोज़ी लेके मैं चले आता हूँ। क्योंकि ये एकदम से लोग आते हैं बर्तन लेके और मेरे जो बनाई हुई नारी ले जाते हैं लोग, तो हमें बड़ी खुशी हुई। अच्छा सर, ये बताएं कि दिल्ली या दिल्ली भी कहते हैं, दिल्ली भी कहते हैं, यहाँ कराची वाले लोग जो है, ठीक है, कैसा लगा आपको? शहर कैसा लगा? शहर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इतना वेलकम कहा गया उन लोगों ने कि हम वो उनकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते। बहुत उन्होंने हमें मोहब्बत दी। और जहाँ से हम गुज़रते थे लोग यही कहते थे
पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं। अच्छा, तो कैसे पहचानते हमारे थे हम जाते हाँ शलवार कमीज से पहचानते थे। तो वो जो है ज़्यादातर वो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, तो हम लोग शलवार भी पहन के जब निकलते थे सब, तो दूर से पहचाने जाते थे कि भाई कि पाकिस्तानी आ गए। पठानी सूट भी हाँ, तो वो जो है पिशावरी हम चप्पल पहन लेते थे और साथ में वो, तो लोग कहते थे आइए आइए, जहाँ हम जाते थे बस वो हम पे जान निछावर करता था, खाना पीना हर जगह, इधर आ जाइए इधर आ जाइए। तो हम लोग बोलते थे भाई इतनी मोहब्बतें हमें मिल रही हैं इस शहर के अंदर, और यहाँ के लोग जो है अपने आबाओ अजदाद के किस्से हमें सुनाते थे कि हमारा दिल्ली किस ज़माने में कैसा था और अब कैसा। तो हम जो ख्याल करते थे जामा मस्जिद के इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बिल्कुल हमारे अपने कराची की तरह था। हमें महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि दूसरे शहर में आए हैं, हमें तो ऐसा लगा जैसे हम कराची में ही घूम फिर रहे हैं। अच्छा सर, व्यूवर्स भी जानना चाह रहे होंगे तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो प्यार आपको मिला तो सिर्फ मुसलमानों से वहाँ के मिला या हिंदुओं से भी प्यार मिला पाकिस्तानी मुसलमान को? नहीं, पाकिस्तानियों से भी मिला, जो हमारे मुसलमान भाई थे उनसे भी मिला, और साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई थे उनसे भी प्यार मिला, और सिख बिरादरी ने भी हमें बहुत वेलकम कहा। और हर तरफ से जहाँ से हम गुजरते थे लोग खड़े होकर जो है इस हाथ मिलाने के लिए आ जाते थे, इस्तकबाल करते थे हमारा, हमें बहुत अच्छा लगा। बड़ी अपनाइयत है उन लोगों में। हाँ, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत मोहब्बत करते हैं लोग पाकिस्तानियों से, और हमारा दिल खुश होता था। हम लोग जो है बस नाश्ता करके निकलते थे तो शाम को घर लौटते थे। इतनी जगह हम घूमते फिरते थे, हर तरफ हर जगह से हमें जो है वेलकम होता था। सर दिल्ली के अलावा कहाँ जाना हुआ? दिल्ली के अलावा हम जो है बम्बई गए, उसके अलावा बम्बई से फिर हम जो आगरा भी गए। आगरा में जो है ताजमहल देखने की ख्वाहिश थी, वो भी पूरी की अल्लाह पाक ने। अच्छा, हाँ। और दिल्ली उसमें मुंबई में क्या देखा? बम्बई में हम तो मुंबई में जो एक तो हमने जो वहाँ पे एक डिश खाई थी जो यहाँ नहीं हमें खाई कभी, वो जो है कुबलाई रान थी। वो जेके रेस्टोरेंट था वहाँ पे। वहाँ पर वो हमने ये सब लोगों ने जो खाई। उसके बाद फिर जो चौपाटी गए, वहाँ पर जो है वहाँ भेलपूरी खाई और बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे आगे की तरफ जो है वो कुछ एक्ट्रेस भी रहते हैं। अच्छा सर, जैसे आप एक स्कूल टीचर हैं तो वहाँ आपने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, और कंपैरिजन तो है नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या लगा, या वहाँ क्या चीज़ें आपने नोटिस की? वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया वो एजुकेशन ने किया। वो एजुकेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वहाँ लिटरेसी रेट जो है हमारे मुकाबले में बहुत हाई, और वो माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है तालीम दिलवाते हैं, और तालीम भी ऐसी कि सरकारी स्कूलों में जैसी तालीम हो रही है उनकी, वो एक उनका एक मेयार है। उसके अंदर जो है जब बच्चे जाते हैं उनका एक स्टैंडर्ड है। बच्चे जो है वहाँ से फर इंग्लिश बोलते हुए निकलते हैं। मैंने खुद छोटे नर्सरी केजी वाले बच्चों को जो रोड पे देखा आपस में जो इंग्लिश में बात करते जा रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार इतना माशाल्लाह इनका जो स्कोप है इंग्लिश के बारे में। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते से वहाँ सबसे पहले बच्चों को जो है इंग्लिश की तालीम दी जाती है, साथ साथ जो है वो हिंदी सिखाते हैं। यार उनकी अपनी मदर लैंग्वेज होती है। इसी तरह उर्दू को भी वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, शुरू से ही लेते हैं स्कूलों में। फिर वो आगे चल के जो है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं, उन सब में जो है माशाल्लाह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू तीनों लाजमी आपको मिलेंगी। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। आप जब जिस रीजन में जाएंगे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी पढ़ाई जाती है। जैसे आप मान लीजिए बंगाल वाले इलाके में चले गए तो आपको बंगाली का भी एक क्लासेस होते हैं। आप चले गए तमिलनाडु साइड में, वहाँ पे तमिल के भी क्लासेस होते हैं, पढ़ाई जाती है तमिल। आप चले आएंगे इधर हमारी तरफ तो हिंदी पढ़ाई जाती है। पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी पढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाएगी, आंध्रा में तेलुगु पढ़ाई जाती है। तो हम जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, हम उन लैंग्वेजेस को भी पढ़ाते हैं, उनको भी प्रमोट करते हैं। हम अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, हम अपनी लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो हर चीज सीखता है, और अपनी लोकल लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी, वो आपको समझनी पड़ेगी। तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, बंगाली हो, हिंदी हो, मराठी हो, कश्मीरी हो, इधर डोंगरी है, कश्मीरी है, और भी। तो जिस दिन चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, वहां की जो लैंग्वेजेस हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं।
तो इससे क्या होता है कि प्रिजर्व होती हैं चीजें। अगली पीढ़ी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो अपनी लैंग्वेज तो समझती ही है, अपने इलाके की बोली समझती है, अपने इलाके की भाषा समझती है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी वो। और प्लस जो बाकी पढ़ाई जा रही है वो तो इंग्लिश है, हिंदी है, बाकी चीजें वो तो होनी ही होनी। तो लैंग्वेज के मामले में हमने सबको आजादी दे रखी है, सब अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हैं। आप इधर गुजरात में आएंगे, गुजराती पढ़ाई जाती है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि लाइक जैसे मैं हैदराबाद रहा, ठीक है, तो मान लीजिए जो फैमिली नॉर्थ की हैं, जो हिंदी बेल्ट की हैं और वो हैदराबाद में काफी टाइम से हैं, तो उनके बच्चे जो जब जाते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं और वो अगर वहां पे मान लीजिए 10-15 साल उन्होंने पढ़ाई ले ली, तो आपको यकीन नहीं होगा कि वो हिंदी भी बोलते हैं फ्लुएंट, वो तेलुगु भी फ्लुएंट बोलते हैं, क्योंकि स्कूल में तेलुगु पढ़ाई जाती है, तो तेलुगु भी फ्लुएंट बोलते हैं और इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हैं। आप सोच, कॉन्सेप्ट समझिए आप कि अगर मेरा बच्चा मान लीजिए कि हम मुंबई में चले गए या महाराष्ट्र के किसी कोने में चले गए, तो अगर मेरा बच्चा वहां पे पढ़ना शुरू करेगा तो वो हिंदी भी समझेगा क्योंकि घर की हमारी लैंग्वेज है, अंग्रेजी समझ पढ़नी ही पढ़नी है, और प्लस मराठी भी पढ़ेगा तो मराठी में भी वो फ्लुएंट हो जाएगा। आप सोचिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जो अगर वो मराठी पूरी सीख ले तो फिर आप समझिए कि जो मराठी का पूरा कल्चर है, साहित्य है, जो चीजें लिखी गई हैं, वो सब पढ़ेगा, उसको सारी चीजें समझ में आएंगी, तो उससे उसका ज्ञान बढ़ेगा। और ये हर लैंग्वेज पे, जैसे मुझे थोड़ी बहुत बंगाली समझ में आती है, थोड़ी बहुत मैं बंगाली पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बचपन का जो मेरी पढ़ाई है 5th या 6th तक वो बंगाली स्कूल में हुई थी, तो मैं अपना नाम लिखना जानता हूँ, थोड़ी बहुत बंगाली समझ जाता हूँ सुन के, मतलब बहुत अच्छी तरह फ्लुएंट नहीं हूँ, बस समझ जाता हूँ कि क्या बोली जा रही है, बहुत हल्की फुल्की, बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ। पढ़ के टोटो के पढ़ लूंगा कि क्या लिखा है, कोशिश कर लेता हूँ। तो बंगाल के काफी राइटर्स को मैंने पढ़ा, तो चाहे शरद चंद्र हो, बंकिम चंद्र हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो। आप समझ रहे हैं कि कितना कुछ खुल जाता है आपके एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखने से, तो चाहे अंग्रेजी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो। तो बहुत बड़ा हमारा जो ये चीज है ना, एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आईटी सेक्टर का आप देख सकते हैं, बेंगलोर का, वहाँ के जो बेंगलुरु नाम है, बिल्कुल। तो आईटी में भी बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान का तो कंपैरिजन तो वैसे भी क्या कहते हैं, बनता है, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, वो बहुत आगे हमसे आईटी में। आईटी में तो मैंने एक नाम मैंने सुना था, अखबार में मैंने पढ़ा था उसका वाक़या, कि वहाँ एक शकुंतला नामी खातून जो थी, उसने जो है कंप्यूटर से भी पहले जो है हिसाब किताब करके हैरत में डाल दिया था लोगों को, कि उसका माइंड इतना तेज़ था कि कंप्यूटर ने बाद में जवाब दिया, उसने पहले जवाब दे दिया कि ये इसका आंसर है। तो ये एजुकेशन उनकी आईटी बहुत आगे, और वो माशाल्लाह वर्ल्ड में जो है इस तरह से माने जाते हैं, एक तरह से। शकुंतला देवी का जिक्र हुआ है, और जिन लोगों को शकुंतला देवी के बारे में नहीं पता है वो चाहें तो गूगल पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। उनको ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता था, ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता था, और वो बड़ी जबरदस्त थी, मैथमेटिशियन थी, बहुत जबरदस्त थी। मतलब कहां कहां नहीं उनको टेस्ट किया गया, सैकड़ों लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने, और हमेशा उन्होंने टेस्ट पास किया, ऑलवेज, कभी उनसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो सोचिए उनका कितना माइंड तेज था, बहुत जबरदस्त। और मुझे अच्छा लगा कि शकुंतला देवी का नाम इनको पता है, और मुझे लगता है कि इंडिया में कई लोगों को नहीं पता होगा कि शकुंतला देवी कौन थी। इंडियन वर्ल्ड रैंकिंग बिल्कुल माना जा रहा है 35। जी, और पाकिस्तान जो बहुत पीछे है उनके मुकाबले में, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि अपने आप को जो है आगे बढ़ाना चाहिए इंशाल्लाह। और मतलब ये कि यहाँ भी होनी चाहिए कुछ चेंजिंग। बिल्कुल यहाँ ज़्यादातर अब जो है इस वक्त माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे तालिब इल्म ज़्यादातर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर साथ साथ जो IT की तालीम ले रहे हैं, और आगे जॉब्स भी ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ रही हैं। ये पॉजिटिव पहलू है। वहाँ बड़ी बड़ी IT कंपनीज देख सकते हैं आप, हैदराबाद चले जाएँ, बेंगलुरु में चले जाएँ, और सिटीज़ में जो है पुणे में, वहाँ बड़ी बड़ी बाहर की जितनी भी कंपनीज है वो सब हैं। पाकिस्तान में शायद इतना नहीं है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया और इस तरह की जितनी भी जो है बड़ी कंपनीज है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हैं। तो हम लोग शायद अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, या हमारा एनवायरनमेंट इतना ऐसा नहीं है, कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, क्या कहेंगे? कंपनी यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो एक अमन के साथ 5 साल पूरा नहीं करने दिए जाते किसी भी गवर्नमेंट को, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें जो है सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं।
वो इन्वेस्टमेंट करते हुए जो लोग हाथ बढ़ाते हैं फिर पीछे हटा लेते हैं। क्यों? जब तक यहाँ सेटलमेंट नहीं होगा ना, एक हुकूमत को अपना टर्म पूरा नहीं करने दिया जाएगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की जब होगी ना, वहाँ आप देखें माशाल्लाह यहाँ पर जो है पूरा टर्म करने दिया जाता है, उसके बाद जो है जो कुछ भी मसला होता है उनका उसके बाद खुलता है। यहाँ हमारे पहले मुदाखलत करके उनको हटा दिया जाता है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा क्यों हमारे मुल्क के साथ, इसीलिए हमारा मुल्क जो है पीछे होता जा रहा है इसी वजह से। अगर ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाए ना तो बहुत यहाँ माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ ऐसा की। बिल्कुल। अच्छा सर, वहाँ के जो है हम ये भी सुनते हैं कि जैसे यहाँ स्कूल की वेकेशन, समर वेकेशन होती है 2-2 महीने, कभी कभी 2 महीने 10 दिन भी होती रही है। वहाँ पे हम सुनते हैं कि 1 महीना है। फिर उसके अलावा जो है वीकली भी हम सुनते हैं कि शायद वीक में 6 दिन जो है, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में तो हफ्ते में 6 दिन है, सैटरडे भी ऑन होता है स्कूल, लेकिन ये कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में तो ऑफ होता है, ठीक है, 2 दिन। तो इसको क्या देखते हैं सिनेरियो को, वहाँ पे जो है इस तरह बच्चों को ज़्यादा जो है 365 डेज़ में से ज़्यादा दिन मिल जाते हैं, तो ये इसके लिए ये क्या अच्छा अमल है या नहीं है? इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए कि बच्चा जो है जब तालीम से अटैच रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा ना। अब यहाँ छुट्टियाँ इतनी आ जाती हैं, बजाय 1 महीना के 2 महीने की छुट्टियाँ आ रही हैं। वहाँ का मुझे वो सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि 1 महीना बहुत होता है रेस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर अपने अपने कामों में लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारी समझ में नहीं आता। एक वक्त तो ऐसा आया था कि यहाँ 3-3 महीने की छुट्टियाँ हुई थी, वो कोरोना का वक्त आया था, तो उसमें बड़ा नुकसान होता है। बच्चा जो है जो सिस्टमेटिकली चल रहा होता है आगे, वो उससे बहुत दूर चला जाता है अपनी एजुकेशन तो उसका जवाब ये दिया जाता है ज़्यादातर कि गर्मी, तो गर्मी तो वहाँ भी पड़ती है, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत। तो फिर मतलब वहाँ तो फिर भी मैनेज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको जो है रिफॉल किया जाए, इसको जो है दोबारा से जो है इसको बनाया जाए। इसके अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, छुट्टियों को लेकर मुझे लगता है छुट्टियां तो इधर भी होती हैं। मुझे लगता है गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं वो भी 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती हैं इधर भी। हो सकता है इलाकों पर डिपेंड करती होंगी, कुछ कहीं ज़्यादा कहीं कम। और रही बात हफ्ते में पढ़ाई की, तो यहाँ भी हफ्ते में 5 ही दिन की पढ़ाई होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ तो छुट्टियां ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर्व त्यौहार ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पर्व त्यौहार ज़्यादा हैं तो ज़्यादा छुट्टियां होती हैं। हमारे जो माहिर तालीम है वो इस पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह रिवाज जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत पुराना सिलेबस चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आगे का एडवांस चल रहा है मसला। अब हमारे यहाँ देखो ना, हम जब जाते हैं, हमारा बच्चा इंटर पे गया था तो उसको वहाँ मैट्रिक कंसीडर किया जाता है। ये वजह यही है कि हम लोग जो है पीछे हैं, हम उनके साथ जो कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहे, हालांकि हमें चलना चाहिए। ये हमारे जवानों में तो सलाहियत की कमी नहीं है, एक से एक नौजवान है माशाल्लाह पाकिस्तान में। सर कहते हैं इंडिया में हर साल तक 15,000 से ज़्यादा लोग पीएचडी करते हैं, और जी अगर बिल्कुल देखा जाए पाकिस्तान में 2,000 से भी कम लोग करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ माशाल्लाह पढ़ाई का म्यार भी है और फिर सबसे ज़्यादा पीएचडी जो है वो निकल रहे हैं वहाँ पे। और फिर देखें दूसरा मसला ये कि हमारे यहाँ 4 सूबे हैं, वहाँ 22 सूबे हैं। ये भी एक रेशो है कि उसकी उतने ज़्यादा जो है लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो 4 सूबे हैं, इस 4 सूबों के अंदर जो है फिर भी कम से कम 2,000-2,500 पीएचडी हमारे निकलते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी। सूबे मेरे ख्याल 28 है वहाँ शायद। हाँ बढ़ा दिए, और पहले तो हम जो है सुनते थे 28 कर दिए। यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। मेरे ख्याल में 28 और कुछ टेरिटरीज हैं, 3-4 शायद। अब मैं अगर मिजोरम वगैरह उसको भी अलग किया उन्होंने। अच्छा, बहरहाल तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे कि कितना आप कहते हैं कि वो लोग जो है आगे निकल गए हैं और कितनी जो है वहाँ तरक्की हो रही है, क्योंकि अब डिजिटलाइज हर चीज़ हो रही है, डिजिटल करेंसी पे भी जोर दिया जा रहा है। तो आखिर में क्या मतलब आप कुछ ऐड करना चाहें इस हवाले? मुझे वहाँ की जो है 2 चीज़ें तो बहुत पसंद आई। एक तो वहाँ जो है कानून की अमलदारी है, आप सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकते। मैं खुद कितनी मरतबा वहाँ पे जब गया हूँ तो मैं देखता था कि पुलिस वाला जो है सख्ती से इशारा करता है कि हिलना नहीं जब तक सिग्नल नहीं होगा, और वाकई लोग जो ओबे करते हैं, उस कानून को ओबे करते हैं। रेलवेज़ के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन रेलवे का निज़ाम सबसे बेहतर है। मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका मैंने मुशाहिदा किया। हम लोग जो है बम्बई में गए तो वहाँ इतना जाल बिछा हुआ है ट्रेनों का, और वो पुल इतने ज़्यादा हैं और ब्रिज इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने उसमें देखा कि आपको जो है हर 5 मिनट के बाद ट्रेन आपको मिलेगी।
लोकल किसी हाँ किसी भी आपने जाना है, लोकल ट्रेन जो है हर 5 मिनट के बाद आती है और लोग फटाफट सवार होते हैं, उसके बाद मंजिल के रवा दावा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो है ये रेलवे सिस्टम जो है हमसे बहुत आगे है। अच्छा सर, क्रिकेट की लास्ट में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आपने बताया कि आप जो है क्रिकेट के क्रिकेट कोच भी रहे हैं या कोई मतलब मैं क्रिकेट भी खेली है हमने, हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो है मैंने हॉकी खेली। मैं अभी जो ये लास्ट मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, ये एक आध दिन पहले, तो इस 191 पे जो है ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम, तो क्या कहेंगे? कुछ लोग फिक्स फलाना ये वो ये बचकाना बातें, आप क्या कहेंगे कि क्या मतलब हमारी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है? हमारी वर्ल्ड कप अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, अभी भी 6 मैच और रहते हैं। सही है। असल में हमारी टीम के अंदर जो है ना वो एक टीम स्पिरिट होती है, वो टीम स्पिरिट नज़र नहीं आई कहीं पे भी। मैंने देखा मैचों में कि लोग जो है हमारे जो बॉलर्स हैं वो इस तरह से सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जब आप देखते हैं कि सामने जो है हमारा हरीफ भारत है, तो उस वक्त तो ऐसे ही जो है खून गर्म हो जाता है दोनों तरफ का, तो उसमें जो है वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई जो चीज़ जो है बाकी मैचों में पहले हम देखते थे। चलिए वीडियो को रोकते हैं। आपने बातें सुन ली, बड़ी अच्छी बातें कहीं। ये आए, दिल्ली गए, मुंबई गए, बड़े इंप्रेस हुए। बाकी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि जी एजुकेशन सिस्टम क्या है, और ये इन्होंने कहा कि रेड लाइट नहीं टोकना है। भाई हमारे यहाँ हाँ ये है कि ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, पर कानून तोड़ने वाले तो यहाँ भी हैं। रेड लाइट जंप करना, सीट बेल्ट ना लगाना, मतलब वो है ना, अब 100 के 100 लोग ठीक नहीं हो सकते, 100 के 100 लोग कानून नहीं मान सकते। और आबादी इतनी ज़्यादा है कि उसमें से कई लोग अपना इसे हक समझते हैं, क्या देखेंगे पुलिस वाला क्या बिगाड़ेगा हमारा। तो ये भी है, ऐंठ में भी चलते हैं, ताव में भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए कुल जमा मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका एक्सपीरियंस सुनिए, पाकिस्तान के लोगों को इनका एक्सपीरियंस सुनना चाहिए कि जो चीज़ आपको दिखाई जाती है, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा। तो आप समझिए कि आप लोगों को जो दिखाया जाता है वो प्रोपेगेंडा ही दिखाया जाता है। तो आप लोग प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। और अच्छा है कि समीर भाई जो हैं वो ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर आ रहे हैं जो लोग भारत आए हैं, भारत देख कर गए हैं। मैं फिर कहता हूँ देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अच्छे लोग ज़्यादा हैं। अब आबादी भी ज़्यादा है इसलिए अच्छे लोग ज़्यादा हैं। दूसरी बात कि हमारे लोग प्रोग्रेसिव हैं। हमारे यहाँ के लोग को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं, साथ रहना पसंद करते हैं, जो आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ वो है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमें बचपन से हमारे जहन में स्कूलों में डिवाइड होने का जहर नहीं भरा जाता कि यदि फलाना कम्युनिटी जो है वो तुम्हारी दुश्मन है, फलाने लोग तुम्हारे दुश्मन है, फलाना देश तुम्हारा दुश्मन है, फलाने से दोस्ती नहीं करनी है, फलाने तो ऐसे हैं। आपके यहाँ तो स्कूलों में सिखाया जाता है। आप सोचिए कि 76 साल में कितनी पीढ़ियों को आप लोगों ने जहर से भर दिया है। अब जो बाप हैं, जो दादा हैं, वो अपने बच्चों को यही बता रहे होंगे, क्योंकि स्कूलों में वही पढ़ा है उन्होंने कि हिंदू दुश्मन है, भारत दुश्मन है, यहूद दुश्मन है। और देख लीजिए आज इस नफरत का अंजाम क्या हो रहा है। अब जहां जहां नफरत फैलाई जा रही है, चाहे इसराइल फिलिस्तीन विवाद देख लीजिए, रशिया यूक्रेन विवाद देख लीजिए, पाकिस्तान भारत का विवाद देख लीजिए, आर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद देख लीजिए, हर जगह तो इस नफरत ने तबाही किया है और पाकिस्तान भी तबाह हो रहा है। तो ये नफरत हमें नहीं सिखाई जाती, ये नफरत हमारे घरों में भी नहीं भरी जाती। तो हमारा सबसे प्लस पॉइंट है कि हम खुद नेगेटिव नहीं हो जाते, क्योंकि आप जैसे ही नेगेटिव होना शुरू होते हैं, वो जो नेगेटिव चीज होती है वो आपको ही सबसे पहले खाती है। आपको लगता है कि नहीं, लेकिन आपको खा चुकी होती है। और पाकिस्तान को उसकी नफरत ने ही खा लिया है। बाकी ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। अब पाकिस्तान के लोग कितना शेयर कर पाते हैं पता नहीं, बट मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, उनको कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि उन लोगों को खासतौर पर जिन्हें पाकिस्तान में सॉफ्ट एंगल नजर आता है, तो देखिए कि वहां पे क्या हालत है और आप किस देश में रह रहे हैं। ट्रेन की बात इन्होंने की, ट्रेन अभी नहीं, RRTGS जो है वो आ गई है, वो समीर हाई स्पीड है, ट्रेन चलने वाली है, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। और भी बहुत कुछ हो रहा है, बुलेट ट्रेन बन रही है, वंदे भारत चल रही है। वंदे भारत का भी अभी एक स्लीपर वाला वर्जन आ गया है, स्लीपर कोच वाला वर्जन। तो उसका कलर थोड़ा सैफरॉन है, तो लोगों को लग रहा है कि हिंदूवादी कलर है, हिंदूवादी कलर है। लेकिन देखिए हमें ट्रेन से मतलब है ट्रेन से मतलब है, कलर कोई भी हो। तो कुल जमा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये आए थे 2008-9 साल पहले। 8-9 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं भारत में, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं भारत में। तो ये भी है।
तो आप कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा ये, और जल्दी मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।